मेरा नाम विक्की है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। मैं अपने सारे ही बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब मेरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब वो मेरी शादी कर दें और फिर अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं। लेकिन मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इस बार जब हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन हुए तो एक लड़की ने एडमिशन लिया था। एक ऐसी लड़की जो बहुत भोली भाली और बेहद खूबसूरत थी। पहली बार उससे मेरा टकराव लाइब्रेरी में हुआ था, जब मैं लाइब्रेरी में अपनी बुक पढ़ने में बहुत बिजी था और अचानक मेरी उससे टक्कर हो गई। हम दोनों की बुक्स गिर गई थी। हम दोनों बैठकर जब अपनी बुक्स उठाने लगे तो मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई थी। पहली बार मैंने इतनी सुंदर और मासूम लड़की को देखा था। वो अपनी बुक्स लेकर और मुझे सॉरी बोलकर वहां से चली गई थी, लेकिन तब से ही मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। सुना था कि वो अपने पूरे डिपार्टमेंट में पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो एक होनहार स्टूडेंट थी और मेरी जूनियर थी। मैं तो बस उसे दूर से देखता रहता था। पहली बार कोई लड़की मेरे दिल को भाई थी। वैसे तो हमारे कॉलेज में ढेर सारी लड़कियां थी। मैं बहुत हैंडसम था। मुझ पर मेरे कॉलेज की सारी ही लड़कियां मरती थी। अगर कोई नहीं मरती थी तो वो थी ये भोली भाली लड़की सुप्रिया। और जो लड़की मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी वो लड़की थी सोनिया। सोनिया मेरे ही डिपार्टमेंट की थी। मैं उससे तंग आ गया था। मैं पढ़ाई कर रहा होता तो वो मेरे करीब में आकर बैठ जाती थी, मुझसे बातें करने की कोशिश करती थी। मुझे उससे बहुत उलझन महसूस होती थी, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो जबरदस्ती लड़कों के पीछे पड़ने की कोशिश करती हैं। मैं तो वैसे भी हर लड़की का क्रश था, मगर मैं सिर्फ लड़कियों से दोस्ती की हद तक ही बात करता था। मेरा किसी से प्यार मोहब्बत वाला कोई सीन नहीं था। कभी कभी जब मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा होता तो सोनिया जबरदस्ती आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती थी। मैं उसके हाथ को कंधे से झटक दिया करता था। मैंने उसे कई बार समझाया था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। मुझे इस तरह की गलत हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुझसे कहती कि आखिर मुझ में कमी क्या है। मैं इस कॉलेज की अमीर लड़कियों में से एक हूँ और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हूँ। उसकी इस बात पर मैं उसकी हंसी बनाया करता था कि अगर तुम खूबसूरत हो तो फिर खूबसूरत लड़कियों को क्या कहा जाएगा। वैसे तो वो खूबसूरत थी भी, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ दिखावे की थी। वो ढेर सारा मेकअप लगाकर आया करती थी। फिलहाल मुझे तंग करने में वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो जो चाहती थी, मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। उस दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में ढेर सारे मेहमान थे। ये ढेर सारे मेहमान मेरे अपने ही थे। मेरे भैया भाभी, मेरी दोनों बहनें और उनके बच्चे। मेरे सभी भैया भाभी अलग अलग घर में रहते थे। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग एक साथ कहने लगे कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे सबने अपने साथ बैठा लिया और घेर कर कहने लगे कि हम आज तुम्हारे लिए लड़की देखकर आए हैं। लड़की बहुत ही सुंदर, मासूम और भोली भाली है। बेचारी के माता पिता नहीं है, अपने भाई भाभी के साथ रहती है। उस लड़की के अंदर बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं था। जैसे आजकल की लड़कियां 16 सिंगार करके बैठ जाती है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो जैसे हुलिये में थी उसी तरह से हमारे सामने आ गई थी। उसकी सादगी हमें बहुत पसंद आई। भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। हम उसकी फोटो भी लेकर आ गए हैं। तुम भी पसंद कर लो और हमें अपनी मर्जी बता दो, ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सके। आज काफी समय के बाद मेरे घर की सभी औरतों को एक साथ एक ही लड़की पसंद आई थी। मेरे घर में मेरी भाभियां थीं, 2 बहनें थीं और मेरी माँ थी। इतनी सारी औरतें एक साथ अगर किसी लड़की को देखने जाती तो किसी को लड़की पसंद आती तो किसी को लड़की नहीं पसंद आती थी। लेकिन आज फाइनली सभी को लड़की पसंद आ गई थी। मुझे जब लड़की का फोटो दिखाया गया तो मैं देखकर शॉक्ड रह गया था और मैंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया थी। इसका मतलब ये था कि मेरे घर वाले आज सुप्रिया के घर गए थे। सुप्रिया को तो मैं भी मन ही मन पसंद करता था। मैंने जब हाँ कर दी तो मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी थी और इस तरह मेरा रिश्ता सुप्रिया के साथ तय हो गया था। 2 दिन तक तो हमारी यूनिवर्सिटी बंद रही थी, लेकिन अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आज सुप्रिया को देखकर मुझे उसमें एक अपनापन सा नजर आने लगा था। मैंने देखा था कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से बात नहीं करती थी। 1-2 लड़कियां ही थी जो उसकी पक्की सहेली थी
और वो ज्यादातर उनके साथ ही रहती थी। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो आपस में बातें करते हुए देखे जाते हैं, जिनमें फ्रेंडशिप भी बहुत पक्की है, लेकिन सुप्रिया ऐसी नहीं थी। अब जब मेरा उसके साथ रिश्ता तय हो ही गया था तो वो भी ये बात जानती होगी, इसलिए मुझे उससे अब बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वो कुछ कदमों की दूरी पर मेरे सामने अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी। इधर मैं अकेला अभी उसको गौर गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे बात करने की शुरुआत किस तरह से करूं। मैं उसके पास जाने ही वाला था जब अचानक सोनिया मेरे सामने अपना हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? आज यूनिवर्सिटी इतनी लेट क्यों आए हो? मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों मेरी हर बात में टांग अड़ाने के लिए आ जाती हो? चलो हटो यहाँ से, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वो कहने लगी कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? देखो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। मैंने कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है? बल्कि मुझे तो ब्लू कलर से बहुत नफरत है। मैं उसे धक्का देता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही मैंने सोनिया को पीछे किया तो सुप्रिया वहां से जा चुकी थी। सोनिया के चक्कर में मैंने सुप्रिया से बात करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया था। अब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और हम सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना था। मुझे गुस्सा भी आया और मैं सोनिया को घूरता हुआ वहां से चला गया था। वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। कुछ समय के बाद जब मैं किसी काम से यूनिवर्सिटी के ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था, तब मैंने वहां पर सुप्रिया को अकेले देखा। मैंने इस बार टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सुप्रिया ने मुझे देखकर नजर झुका ली। मैंने कहा, कैसी हो आप? मुझे जानती हो ना? तो वो शर्माने लगी और कहने लगी कि जी, मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी कि मुझे देर हो रही है। मैंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, हम लोग क्लासेस खत्म होने के बाद बात करेंगे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप तो जानती है ना कि हम दोनों का रिश्ता हमारे घर वालों ने तय कर दिया है, तो अब हम आपस में बात कर सकते हैं। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, मैं देख लूंगी। उसके मुस्कुराने पर मैं समझ गया था कि वो भी मुझसे बात करना चाहती है। जैसे ही टाइम ऑफ हुआ, मैं उसका बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगा। वो थोड़ी देर के बाद अपनी सहेलियों के साथ आ गई थी। मैंने उसे इशारा दिया कि हम कैंटीन में चलते हैं, मगर वो अपनी सहेलियों के सामने शर्मा रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। उसकी सहेलियां भी समझ गई थी कि क्या बात है। उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ ना, हम लोग घर चले जाएंगे। उसके बाद वो मेरे साथ कैंटीन में चली गई और वहां जाने के बाद मैं उसके सामने बैठा उसे गौर गौर से देख रहा था। वो कोई बात नहीं कर रही थी, बस उसके कंधे पर उसका बैग था। वो आंखों को नीचे की तरफ करके बैठी हुई थी। हाथों में बैग का बंद पकड़कर उसके साथ खेलने लगी। वो तो मुझसे किसी बात की शुरुआत ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि तुम मुझसे बात कर सकती हो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। उसने एक ही झटके से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि अभी हम दोनों का सिर्फ रिश्ता ही तय हुआ है, शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे आपसे मिलने में बहुत झिझक महसूस हो रही है। मैंने कहा कि शादी भी जल्द ही हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए। वो मेरे सवाल पर घबरा गई। इतनी ही देर में वहां पर सोनिया आ गई और चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले वो कुछ कहती, सुप्रिया वहां से उठकर जाने लगी थी। मैं उसे आवाज देने लगा और रोकता रह गया, मगर सोनिया के वहां आ जाने से सुप्रिया वहां से चली गई। सोनिया कहने लगी कि तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने सोनिया को घूर कर देखा और उसको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया था। सुप्रिया फिर से वहां से चली गई थी और अब हर दिन मैं उसके आगे पीछे उससे बात करने के लिए फिरता रहता था। उधर घर में हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें हो रही थी। घर वालों का मानना था कि हम दोनों की एंगेजमेंट की जाए और फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। मैंने उसे अपने हाथों से अंगूठी पहनाई थी। वो मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। उस दिन उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मैं बहुत खुश हुआ था। वो बहुत ही शर्मीली लड़की थी। उसके परिवार में उसके आगे पीछे सिर्फ उसके भाई बहन के अलावा कोई भी नहीं था। उसके एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो घर के सारे काम करती है, उससे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद ही जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए गया तो मैंने सबसे पहले सुप्रिया के नंबर पर कॉल लगाई। काफी देर तक तो रिंग जाती रही, लेकिन जब सुप्रिया ने मेरी कॉल रिसीव की तो वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है।
वो कहने लगी कि क्या बात करनी है आपको, बताइए, कोई काम है क्या? मैंने कहा कि कोई काम नहीं है। क्या मुझे तुमसे कोई काम होगा तभी मैं तुम्हें फोन करूंगा? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम कैसी लड़की हो यार? वो अभी मुझसे फोन पर बात कर ही रही थी जब अचानक सुप्रिया की साइड से किसी की आवाज आई कि कहाँ मर गई हो? सारे काम छोड़कर कमरे में छुपकर क्या कर रही हो? अभी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई जो कमरे में छुपकर रहने लगी हो। सुप्रिया ने जोर से आवाज लगाई कि अभी आती हूँ भाभी। ये कहकर उसकी तरफ से कॉल कट हो गई थी। ये क्या बदतमीजी थी? उसकी भाभी क्या उससे इस तरह से बात करती थी? मुझे उनकी बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मुझे तो उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में उससे जरूर बात करूंगा। उससे पूछूंगा कि उसकी भाभी उसके साथ इतने गलत तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी आई तो मैं उससे बात करने के लिए उसके डिपार्टमेंट में गया था। वो अपनी पढ़ाई करने में बहुत बिजी थी। मैं जब उसकी बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गया तो वो घबराकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठा लिया और कहने लगा कि अब हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब तुम्हें मुझसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम खुलेआम यहाँ मुझसे बात कर सकती हो। इतनी ही देर में मेरे सामने सोनिया आ गई थी। सोनिया कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आ गई हूँ। हर बार सोनिया के आ जाने पर सुप्रिया वहाँ से भाग जाती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा और सोनिया से कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सोनिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम आखिर इस लड़की के आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हो? आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या है? मैंने सोनिया को खामोश होने का इशारा दिया। इतने में ही सुप्रिया मेरी तरफ देखने लगी। शायद वो भी ये जानना चाहती थी कि ये कौन है। मैंने उसे बताया कि ये मेरी क्लासमेट है, मैं अभी इससे बात करके आता हूँ। मैं सोनिया का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया था। मैंने कहा कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर जगह मुझे ढूंढती हुई आ जाती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। सोनिया को उलझन होने लगी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ विक्की, तुम इस लड़की के आगे पीछे रहते हो। आखिर इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? मैंने कहा कि मेरा पर्सनल मैटर है। तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करने वाली कौन होती हो? तुम जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है? वो मेरी मंगेतर है। मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देखो मेरे हाथ में अंगूठी। हम दोनों की फैमिली ने हम दोनों का अपनी मर्जी से रिश्ता तय कर दिया है। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं इसके आगे पीछे क्यों फिरता रहता हूँ। तो मैंने सोनिया के आगे हाथ जोड़कर कहा कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बात सुनकर तो जैसे सोनिया को शॉक लगा था। मैं वापस सुप्रिया के डिपार्टमेंट में आ गया था और आज मैंने सुप्रिया से बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की थी। सुप्रिया भी मुझसे बात कर रही थी। घर आने के बाद मुझे पता चला कि हम दोनों की फैमिलीज ने हमारी शादी 2 महीने बाद की तय कर दी है। मैं तो बहुत खुश हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी में तो सुप्रिया से बात पूछना भूल गया था कि तुम्हारी भाभी फोन पर तुम्हें डांट कर बात क्यों कर रही थी, मगर जब मेरी उससे कॉल पर बात हुई तो मैंने उसे इस बारे में पूछा। मेरे सवाल पर वो कुछ इमोशनल हो गई थी। उसने मुझे जवाब दिया कि जिन लड़कियों के माता पिता नहीं होते, दुनिया वाले उनका हर गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। मुझे उसकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आया था। मैंने जब उससे कहा कि मैं समझ नहीं पाया तो वो कहने लगी कि छोड़िए ना आप इस बात को। देखिए, मुझे आपके घर में सिर्फ आपसे मोहब्बत, इज्जत और सुकून की जिंदगी की जरूरत है, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सुप्रिया फोन पर तो मुझे ठीक तरीके से बात कर लेती थी, लेकिन जब मेरे सामने होती तो मुझसे नजर तक नहीं मिलाती थी। मुझसे बात करने में बहुत घबरा जाती थी। वो यूनिवर्सिटी में होती तो मैं अचानक कभी उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता तो कभी उसके सामने आ जाता था। वो डर जाती थी, कभी कभी तो वो डर कर भाग भी जाती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। हम दोनों की शादी के दिन करीब आ रहे थे और अब फाइनली जब से सोनिया को ये बात पता चली थी कि सुप्रिया मेरी मंगेतर है, तभी से उसने मेरा पीछा छोड़ दिया था। उसके बाद सुप्रिया और मैं सारी रात एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। सुप्रिया मुझे अपने बारे में बताया करती थी। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, मगर कुछ दिनों बाद ना जाने क्यों सुप्रिया को क्या हो गया था। वो पहले तो मुझसे अच्छी खासी बात करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी के दिन करीब आ रहे थे वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी थी। कई बार मैंने उसे सोनिया से बात करते हुए भी देखा था। सुप्रिया तो वहां से चली जाती थी,
मगर सोनिया का कहना था कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। सुप्रिया से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि मुझे भी सुप्रिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैंने उससे कहा भी था कि तुम अमीर बाप की बेटी गरीब लड़कियों से कहाँ दोस्ती करती हो। तो वो कहने लगी कि जैसा तुम मुझे समझते हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारी पसंद कोई आम तो नहीं हो सकती। जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो बहुत कीमती है। इसका ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। अब वो मुझे कोई बात कह रही थी या फिर किसी बात का ताना मार रही थी, ये तो मैं नहीं समझा था। मेरे घर में शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। घर में शॉपिंग की जा रही थी। पापा ने मुझसे कहा था कि बस ये वाला साल पूरा करने के बाद तुम्हें कहीं जॉब ढूंढ लेनी है। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। मैंने भी सोच लिया था कि मैं सुप्रिया की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ बातें कर रहा था जब सोनिया मेरे सामने आई और कहने लगी, तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम लाइब्रेरी में होगे। मैंने लाइब्रेरी में सुप्रिया को जाते हुए देखा है। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मगर तुम तो यहाँ हो। वो किससे बातें कर रही थी? मैंने कहा कि अपने किसी दोस्तों से बात कर रही होगी। सोनिया कहने लगी, मगर उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं देखकर आता हूँ सुप्रिया लाइब्रेरी में क्या कर रही है। मैं जैसे ही लाइब्रेरी में गया तो मैंने देखा कि सुप्रिया के साथ हमारी ही यूनिवर्सिटी का एक लड़का था जो उससे बातें करने में बिजी था। मगर वो उससे क्या बातें कर रही थी? आज पहली बार मैंने उसे किसी लड़के से बातें करते हुए देखा था, वरना एक वही तो थी जो पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से बात तक नहीं करती थी। फिलहाल जब वो नीचे आई और मैंने उससे पूछा कि वो लड़का कौन था, तो उसने कहा कि वो उसे किसी बुक के बारे में पूछ रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। अगले दिन जब मैं सुप्रिया के डिपार्टमेंट में उससे मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि वो लड़का उसके पास बैठा हुआ था। ये लड़का सुप्रिया के डिपार्टमेंट का तो नहीं था, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा था? उसे सुप्रिया के पास बैठा हुआ देखकर मुझे ना जाने क्यों एक अजीब सी चिढ़ हुई थी। तभी मेरे पास में सोनिया आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी कि क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? क्यों हर बार मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ जाती हो? वो कहने लगी, मैं आरुष को बुलाने के लिए आई थी। आरुष वही तुम्हारी होने वाली मंगेतर का दोस्त। दरअसल सुना है कि आरुष की सुप्रिया से दोस्ती हो गई है। वो आरुष की सीनियर है ना, इसलिए वो हर बार उससे पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछता रहता है। मुझे सोनिया की बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो इस लड़के को पढ़ाई से रिलेटेड बातें सुप्रिया से पूछने की क्या जरूरत है? इस कॉलेज में बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, वो उनसे भी तो पूछ सकता है ना। सोनिया कहने लगी कि हाँ, तो ये बात सुप्रिया को समझनी चाहिए ना, वो इससे बातें क्यों करती है? मुझे ना जाने क्यों सोनिया की बातें ठीक लग रही थी। सुप्रिया दिन ब दिन मुझे इग्नोर कर रही थी। वो मुझे इग्नोर कर रही थी या फिर कोई और बात थी? अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने सुप्रिया से बात की। उससे कहा कि आजकल तुम कहाँ रहती हो? हमारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तुम मुझे बहुत इग्नोर करने लगी हो। वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। मैं तो पहले भी आपसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे आपसे बात करने में बहुत शर्म आती है। मैंने सुप्रिया का अच्छा मूड देखकर ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है, बाकी तुम हर किसी से बात करने लगी हो। उसके बाद हमारी क्लासेस का टाइम हो गया। मैं किसी काम से लाइब्रेरी में गया था। मैं जब वहां गया तो अचानक मेरी नजर सुप्रिया और आरुष पर पड़ी। आरुष सुप्रिया को अपनी बाहों में लिए खड़ा हुआ था। मेरे बराबर में सोनिया भी आकर खड़ी हो गई थी। उसने कहा कि ये तुम्हारी मंगेतर क्या कर रही है विक्की? मुझे तो लगता है कि सुप्रिया की फ्रेंडशिप आरुष के साथ ज्यादा ही हो गई है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा था। मैं उसी समय वहां से निकल आया और फिर मैंने सुप्रिया से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। वो आरुष को इतनी अहमियत क्यों देने लगी थी? क्यों आज वो उसको टच करके खड़ा हुआ था? मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से की वजह से मैं 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था। अब हमारी शादी में 15 दिन रह गए थे। लगभग सारी ही तैयारी हो चुकी थी। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद मैं सुप्रिया की पढ़ाई छुड़वा दूंगा। मैं जब 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा ही अजीब था। मैंने देखा कि लोग जगह जगह ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे। अजीब बात थी, लोग दीवारों में ना जाने क्या तलाश कर रहे थे। यही सब देखने के लिए जैसे ही मैं सबको हटाते हुए आगे की तरफ पहुंचा और मेरी नजर उस दीवार पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे। फिर मैं दूसरी तरफ गया
और फिर तीसरी तरफ, तो लगभग सब तरफ एक ही जैसे पोस्टर्स लगे हुए थे। इन सबको देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने तो शर्म से अपनी आंखें झुका ली थी और उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यूनिवर्सिटी के लगभग सारे ही स्टूडेंट तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं उसी समय सुप्रिया के डिपार्टमेंट में उससे बात करने के लिए चला गया। वहां जाकर देखा तो वहां भी कुछ इसी तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। ये पोस्टर सुप्रिया के थे और सारे लड़के लड़कियां उसकी मजाक बना रहे थे। वो एक तरफ खड़ी हुई रो रही थी। ये उसके गंदे पोस्टर्स थे। इस पर वो गलत तरीके के कपड़े पहने हुई थी। वो एक तरफ खड़ी हुई रो रही थी। मैं उसके करीब गया और कहने लगा कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती ये सब क्या है, ये सब किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुम अनजान बन रही हो, आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा ना विक्की, मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें भला कौन फंसाएगा, तुम तो हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत सीधी लड़की हो ना, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं। वो कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हो, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरा जिस दिन से तुमसे रिश्ता तय हुआ है उस दिन से मैंने तुमसे बात करनी शुरू की है, तो मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ। तभी आरुष मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और सुप्रिया से कहने लगा कि सुप्रिया, ये सब क्या है, क्या तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम इस तरह की घटिया लड़की हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोनिया कहने लगी कि सुप्रिया, आरुष बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम तो बहुत अच्छी लड़की थी और तो और तुम्हारा तो विकी के साथ रिश्ता भी तय है और तुम ऐसे समय में भी ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। जब ये बात आरुष ने सुनी तो उसने चौंक कर कहा, क्या तुम्हारा विक्की के साथ रिश्ता तय है? इस बात से क्या मतलब है? तुम तो पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ मोहब्बत के वादे कर रही हो, चोरी चुपके मुझसे बातें करती हो। मैंने भी चौंक कर आरुष की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? आरुष कहने लगा कि हाँ विक्की, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो ये देखो। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें सुप्रिया के नाम की चैटिंग खोलकर मुझे दिखाने लगा। उस चैटिंग में सुप्रिया और आरुष के बीच प्यार मोहब्बत की ढेर सारी बातें हो रखी थी। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे सुप्रिया पर बहुत गुस्सा आया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इसी समय उसका गला दबा दूं, मगर वो रोने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी थी। एक तरफ उसका मेरे साथ रिश्ता लगा हुआ था, दूसरी तरफ वो आरुष से भी अफेयर चला रही थी। मुझे ऐसी लड़की की कोई बात सुननी ही नहीं थी। मैं उसे घूरता हुआ अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके यूनिवर्सिटी से निकल आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर जाकर कह दूंगा कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, मेरी शादी कैंसिल कर दी जाए। वो रोती हुई मेरे पास आई, मुझे आवाजें लगाती रह गई, लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी। मैं बहुत गुस्से में घर आया। अब मैं इस बारे में अपने घर वालों से बात करता। मेरे घर वालों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि आज यूनिवर्सिटी में मैंने क्या देखा है। और तो और सुप्रिया की यही वाले फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे, जिनको मेरी फैमिली के लोगों ने भी देख लिया था। ये लड़की तो बहुत ही कैरेक्टरलेस थी और अब काफी हद तक बदनाम हो चुकी थी, और ऐसी बदनाम लड़की के साथ मैं कैसे शादी कर सकता था। मेरी मम्मी ने सुप्रिया के घर फोन करके उसकी भाभी को सब कुछ बता दिया था और साथ ही साथ ये रिश्ता भी खत्म कर दिया था। उसकी भाभी कह रही थी कि आप लोग गलत समझ रहे हो, मगर जब वो फोटो उन्होंने अपने फोन में देखी तब वो समझ गई थी कि उनकी नंद क्या गुल खिला रही थी। अब मुझे समझ आया था कि सुप्रिया की भाभी का बिहेवियर उसके साथ इतना कड़क क्यों था। फिलहाल ये रिश्ता खत्म हो चुका था। इस बात को 2 दिन गुजर गए। मैं बहुत अफसोस में था। कुछ ऐसा ही हाल मेरे घर वालों का भी था, क्योंकि घर में शादी की लगभग सारी ही तैयारियां हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि जिस तरह मैंने सुप्रिया को अपने दिल में बसाया हुआ था, मैं उसे हर तरफ से निकाल दूंगा। सुप्रिया की बहुत बदनामी हो चुकी थी। पूरे शहर में उसके फोटोज खूब वायरल हुए थे। कई दिन बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मुझे वहां जाकर पता चला कि सुप्रिया को यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया है। मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, वो यहाँ होती तो उसके होते हुए मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। सोनिया मेरे पास आई और कहने लगी कि अच्छा हुआ शादी से पहले ही तुम्हारे सामने सुप्रिया की सच्चाई खुलकर आ गई। जो लड़कियां सामने से मासूम दिखाई देती हैं वो अंदर से ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। तुमने देख लिया ना सुप्रिया की हकीकत को। मैंने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
सोनिया अब दोबारा से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी, मेरे साथ बात करने लगी थी। मैं पहले जो हमेशा लोगों से हंस हंस कर बातें करता था, अब मेरे अंदर किसी से भी बात करने की क्षमता नहीं रही थी। यहाँ तक कि मैं तो हंसना मुस्कुराना भी भूल गया था। न जाने क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सुप्रिया को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। रात को सोता तो वो मेरे सपनों में आया करती थी। मैंने काफी कोशिश की कि सुप्रिया मेरे लिए ठीक नहीं थी, वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। फिर भी मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट ने मेरे अंदर अपना घर कर लिया था। मैं हमेशा खामोश रहता था। मेरे घर वाले भी मुझसे यही कहते थे कि हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की तलाश कर लेते हैं, लेकिन मैंने उनसे अभी हाल फिलहाल के लिए मना कर दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आखिरकार मैं सुप्रिया से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की इतनी बड़ी धोखेबाज है। वो मेरे साथ साथ आरुष से भी मोहब्बत का खेल रचा रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। सोनिया बार बार मुझे कॉल करती रहती थी, मुझसे बातें करती रहती थी, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुप्रिया को देखे हुए भी मुझे कई दिन गुजर गए थे। उसके भाई ने हमारे घर आकर अपनी बहन की तरफ से हमसे माफी मांगी थी। सोनिया मुझसे यही कहती रहती थी कि मुझसे बातें किया करो, वो लड़की गलत थी और अब यहाँ से जा चुकी है, आखिर तुम कब तक उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाए रखोगे। मैं उसे समझाने के लिए कह दिया करता था कि मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, मैं उसे भूल चुका हूँ, लेकिन सोनिया ने मुझे हर तरह से तंग करके रखा हुआ था। वो हमेशा मेरे आगे पीछे मंडराती रहती थी। एक दिन मैं कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने के लिए गया था। जब चेयर पर बैठ गया था, मैं खामोश था। मेरे दोस्त ने ऑर्डर दे दिया था। उसी समय मुझे सोनिया की आवाज आई, जो शायद मेरे पीछे ही बैठी हुई थी और अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स उससे कह रही थी, तुम्हारा और विक्की का क्या रहा? विक्की तुम्हारे कब्जे में आया या नहीं? वो लड़की तो चली गई, अब तो तुम विक्की को अपने काबू में कर लो। आखिर कब तक तुम विक्की को पाने के लिए मेहनत करती रहोगी? सोनिया ने कहा, मैं आखिरी हद तक विक्की के पीछे पड़ी रहूंगी। जब तक वो मेरा नहीं हो जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। सुप्रिया जैसी लड़की, उसको तो विक्की की जिंदगी से निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैंने तो विक्की के दिल में उस लड़की के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि वो पोस्टर्स देखने के बाद विक्की भड़क उठा। तुम लोगों को मैं जल्द ही पार्टी देने वाली हूँ, विक्की से तो मेरी ही शादी होगी और बहुत जल्द ही। ये कहकर वो सारी ही लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी थी। क्या जो कुछ मैंने सुना था वो सब सच था? क्या सुप्रिया को मेरी जिंदगी से सोनिया निकालना चाहती थी? ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। सुप्रिया को नहीं पता था कि मैं उसकी और उसकी सहेलियों की सारी बातें उसके पीछे बैठा हुआ सुन रहा हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में सोनिया के खिलाफ शक बैठ गया था। कुछ दिन गुजरे जब मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, जब सारे ही स्टूडेंट डिपार्टमेंट खाली करके निकल गए थे। उस समय मैं अकेला था और मुझे अकेलेपन की जरूरत थी। इस समय सोनिया मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मुझे गलत तरीके से छूने लगी। मैंने उससे कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम लड़की हो, अपनी हद में रहो। सोनिया कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? मैं इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। देखो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे डैड बहुत अमीर है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम इस यूनिवर्सिटी के सबसे चार्मिंग लड़के हो। मैं इसीलिए तुम्हें पसंद करती हूँ। और तुमने किसे पसंद किया था? उस सुप्रिया को, जो तुम्हें धोखा देकर चली गई। मैंने कहा कि बकवास बंद करो अपनी। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। सोनिया मेरे गले लग गई और उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। कहने लगी कि प्लीज मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। वो एक घटिया हरकत कर रही थी। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने उसको जोर से धक्का दिया तो वो जमीन पर जाकर गिर गई थी। उसे इस बात पर बहुत बुरा लगा था। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये तुम्हारी क्या हरकत है, दूर रहो मुझसे। सोनिया को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए खड़ी हुई। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और वो एक झटके से मेरे करीब आई और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहने लगी कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं ना जाने कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके लिए इस यूनिवर्सिटी का हर लड़का मरता है। तुम अपने आप को न जाने क्या समझते हो? तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस बेवकूफ लड़की को तुमसे अलग करने में मैंने बहुत मेहनत की है। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
मैंने उसी समय सोनिया को घूर कर देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने सुप्रिया को मुझसे अलग करने में क्या मेहनत की है? मेरी बात सुनकर सोनिया खामोश हो गई थी। वो कहने लगी कि कुछ नहीं। अब की बार मैंने उससे अपना कॉलर छुड़ाया और उसको कंधे से मजबूती से पकड़ा और उसे झड़क कर कहा कि बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहने लगी कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने कहा कि मैं सब जानता हूँ, सच क्या है। अब जल्दी से मुझे बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं आधी सच्चाई तो पहले ही सुन चुका हूँ और बाकी की अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बताओ तुमने सुप्रिया के साथ क्या किया है? मैंने जब जोर से चिल्लाकर उसे दोबारा यही सवाल किया तो वो डर गई और कांपने लगी। आज उसने पहली बार अपनी आंखों के सामने मेरा गुस्सा देखा था। उसे लगता था कि कहीं आज मेरे हाथों से उसकी जान न चली जाए। वो बहुत डर रही थी। जब मैं दोबारा से चिल्लाया तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो विक्की, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी सुप्रिया के साथ हो। मुझे तुम्हारे साथ तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उससे तुम्हें दूर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आरुष को पैसे दिए कि वो सुप्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाए, मगर सुप्रिया उसे घास तक नहीं डालती थी। आरुष ने उससे नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। वो बार बार उससे बात करने के लिए जाता था और ऐसे मोमेंट पर जब वो दोनों एक दूसरे के करीब हुए तो तुमने उन दोनों को देख लिया। उस दिन मैंने लाइब्रेरी के फर्श पर खामोशी से तेल डाल दिया था। मैं जानती थी कि दिन में एक बार सुप्रिया लाइब्रेरी जरूर जाती है और जब सुप्रिया के जाने का टाइम हुआ तो मैंने अपना काम कर दिया था। सुप्रिया का पैर फिसला तो आरुष ने उसे थाम लिया। उसी समय तुमने आरुष और सुप्रिया को देख लिया। तुम्हें गुस्सा आया। अगले दिन मैंने खामोशी से सुप्रिया का मोबाइल आरुष के जरिए चोरी करवा लिया। आरुष उससे मीठी मीठी बातें किया करता था, सुप्रिया से दोस्ती बढ़ा रहा था। उसके सामने ऐसा बनता था जैसे उसे मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए सुप्रिया पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करती थी। वो उससे पढ़ाई की बातें ही बताया करती थी, लेकिन तुम्हें लगता था कि वो दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। कुछ मैंने भी तुम्हारे दिलो दिमाग में इसी तरह की बातें डाल दी थी। जब हमने सुप्रिया का मोबाइल चोरी कर लिया तो उसके फोन से सारी फोटोज लेकर उन फोटोज को गलत तरीके से एडिट करके उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी में लगवा दिया और उससे मैंने ही कहा था कि वो तुम्हारे सामने सुप्रिया और अपने अफेयर के बारे में झूठ बोले। उसने तुम्हें जो चैटिंग दिखाई थी वो चैटिंग भी सुप्रिया का फोन गायब करने के बाद आरुष ने ही की थी। तुम उन फोटोज की वजह से गुस्से में तो थे ही, लेकिन जब तुमने आरुष की बात सुनी तो तुम और ज्यादा भड़क गए। हमने सुप्रिया पर गलत इल्जाम लगाया था। सोनिया की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। एक बेगुनाह लड़की पर इतने इल्जाम लगा दिए और उसे छोड़ भी दिया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं सोनिया का गला दबाकर उसे जान से मार दूं, मगर वो लड़की थी। उसकी जगह अगर मेरे सामने कोई लड़का खड़ा हुआ होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। मैंने सोनिया से कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और अगर तुम मेरे सामने आ गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उसे धमकी देकर वहां से निकल आया था। मुझे आरुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं फौरन ही आरुष के पास गया और मैंने उस पर लाते घूसे बरसाने शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में एक अजीब तरह का हंगामा मच गया था। मैंने अपना सारा गुस्सा आरुष पर उतार दिया, जिसने पैसे की खातिर मेरे और सुप्रिया के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी थी। इन दोनों ने उस बेचारी को बहुत बदनाम कर दिया था। वो सोनिया ही थी जिसने सुप्रिया के फोटोज भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका और मेरा रिश्ता हम दोनों की फैमिलीज ने मिलकर तय किया है। वो सिर्फ मेरे ही दिल में सुप्रिया को गलत साबित नहीं करना चाहती थी, बल्कि मेरे घर वालों के दिल में भी उसकी वैल्यू गिराना चाहती थी। ये सब कुछ जो भी हुआ था सिर्फ सोनिया और आरुष का ही किया धरा नहीं था, बल्कि मैंने भी सुप्रिया के साथ बहुत कुछ गलत किया था। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। सारे लड़कों ने मुझे और आरुष को बचाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने आरुष को इतना मारा था कि उसकी हालत खराब कर दी थी। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने मुझे जब अपने पास बुलाया और कहने लगे कि किस बात का हंगामा है, तो मैंने प्रिंसिपल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने कहा कि वो बेगुनाह लड़की थी, उसको बदनाम करने के साथ साथ फंसाया भी गया था। प्रिंसिपल ने कहा कि अब उस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तुम लोगों को ये लड़ाई झगड़ा यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर करना चाहिए। अगर अब कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। उस दिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करके जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो फौरन ही मैं सबसे पहले सुप्रिया के घर पहुंचा था। वहां जाने के बाद मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया। घर का दरवाजा उसकी भाभी ने खोला था। मैंने उनसे कहा कि मुझे सुप्रिया से मिलना है। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी कि क्यों,
तुम्हें उससे क्यों मिलना है, क्या काम है? मैंने कहा कि आप प्लीज उसे बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो कहने लगी कि वो कल ही तो यहाँ से चली गई है, वो यहाँ पर नहीं है। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने तो शादी से इनकार कर दिया था ना, अब तुम्हारा उससे क्या मतलब है? मैंने कहा कि देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सुप्रिया को हमारे कॉलेज के एक लड़के और लड़की ने मिलकर फंसाया था, उसका फ़ोन चोरी कर लिया था और उसके फ़ोन से वो फ़ोटो एडिट करके उनको कॉलेज में लगवाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी उन्होंने ही किया था। इसमें सुप्रिया की कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनकर उसकी भाभी को भी एक जोरदार झटका लगा था। उन्होंने कहा, मगर वो यहाँ पर नहीं है। उस दिन जब वो कॉलेज से यहाँ आई थी तो उसके भैया और मैं उस पर बरस पड़े थे। वो बहुत रो रही थी। हमने उसे ढेर सारी बातें सुनाई और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा, क्या आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया? मगर वो कहाँ गई? आपने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? वो कहने लगी कि नहीं, हम क्यों उसे तलाश करते जिसने सारी दुनिया के सामने हमारी नाक कटवा दी। ऐसी लड़की को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा, मगर उसकी कोई गलती नहीं थी। वो कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम्हारे घर से ही तो हमें फोन आया था कि तुमने शादी से भी इनकार कर दिया और उसकी फोटो वायरल भी हो गई थी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आपको कोई अंदाजा तो होगा कि वो कहाँ गई है। वो कहने लगी कि हमें कोई अंदाजा नहीं है। इस बात को तो वैसे भी 2 महीने गुजर चुके हैं, क्या पता वो कहाँ गई। मैं उनके घर से निकल आया था, मगर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक मासूम लड़की की मासूमियत का गलत फायदा उठाया, उसकी एक न सुनी। वो रो रो कर मुझसे कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके अपनी मोहब्बत को तलाश करके रहूंगा, उससे माफी मांगूंगा, मगर मैं उसे कहाँ ढूंढता। मैं जब अपना लटका हुआ चेहरा लेकर घर पहुंचा तो घर वाले परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें क्या हुआ। मैंने जब उन्हें पूरी बात बताई तो मेरे घर वाले भी हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि ये तो इस बेचारी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। वो बेचारी घर से भागती नहीं तो क्या करती? जब घर में भी उसकी इज्जत नहीं थी तो उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही था। मैंने सोच लिया था कि मैं सुप्रिया को तलाश करके ही रहूंगा, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर उसे हर तरफ ढूंढने के लिए निकल गया था। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और ना जाने कहाँ कहाँ, क्योंकि कई बार बातों बातों में सुप्रिया ने मुझे बताया था कि उसे पढ़ाई का बहुत शौक है। हो सकता है कि वो किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हो, वहाँ से पढ़ाई कर रही हो। मैंने सुप्रिया के भैया भाभी से उनके सारे रिश्तेदारों के एड्रेस भी ले लिए थे। मैं सुप्रिया के भाई के साथ खुद उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी गया था, मगर वहाँ पर भी सुप्रिया नहीं थी। उधर उसके भैया भी उसे तलाश कर रहे थे। इधर मैं हर रोज अपने दोस्तों के साथ सुप्रिया को तलाश करने के लिए कहीं न कहीं निकल जाता था। मेरा एक दोस्त था पीयूष, जिसने मुझे आइडिया दिया था कि हमें सड़कों पर भी हर तरफ सुप्रिया को तलाश करना होगा। वो इसी शहर में हो सकती है, क्योंकि सुप्रिया एक ऐसी लड़की थी जो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी। एक दिन पीयूष ने मुझे आइडिया दिया कि हमें सुप्रिया के पोस्टर्स जगह जगह लगा देने चाहिए और हमें उस पर लिख देना चाहिए कि अगर इस लड़की का किसी को पता चलता है तो वो हमें जरूर बताए। इस लड़की तक पहुंच जाने वाले को हम इनाम देंगे। मैंने कहा कि नहीं यार, पोस्टर्स और फोटो वायरल होने की वजह से वो बेचारी पहले ही काफी बदनाम हो चुकी है। अब मैं उसको और बदनाम नहीं करना चाहता। मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। बस एक बार वो मुझे मिल जाए। हम दोनों सड़क पर चलते चलते आपस में बातें ही कर रहे थे जब अचानक पीयूष के पैर में मोच आ गई। पीयूष जोर जोर से चीखने लगा, कहने लगा कि यार, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं आगे नहीं चल सकता। एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहीं आसपास के किसी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से मिल लेता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कंडीशन में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पीयूष कहने लगा कि अच्छा ठीक है। हमने देखा वहाँ पास में एक अस्पताल था। हम दोनों उस अस्पताल के अंदर चले गए। पीयूष को मेरे सहारे की जरूरत थी और मैं उसे लेकर चल रहा था, क्योंकि उसके पैर में मोच इतनी गहरी आई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने पीयूष का हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ था। मैं जैसे ही अस्पताल के अंदर पीयूष के साथ दाखिल हुआ तो मैंने उसे तो एक तरफ बिठा दिया था। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। मैं रिसेप्शन पर गया और मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। मैं अपॉइंटमेंट लेकर दोबारा पीयूष के पास आया तो एक नर्स पीयूष से बातें कर रही थी। पीयूष ने मुझे देखा और कहने लगा कि मेरी नर्स से बात हो गई है,
सिस्टर का कहना है कि डॉक्टर अभी आधे घंटे में आएंगे। मैंने नर्स की तरफ देखा नहीं था। मैंने कहा, मगर मैंने तो अपॉइंटमेंट लेटर बनवा लिया है। वो नर्स मेरी तरफ मुड़ी। वो मुझसे कुछ कहने ही वाली थी। उसकी और मेरी नज़र जब आपस में टकराई तो मैं शॉक्ड रह गया था, क्योंकि वो नर्स तो सुप्रिया थी, जिसे मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था, जिसके लिए मैं इतने दिनों से परेशान हो रहा था। हमेशा यही सोचता रहता था कि वो बेचारी न जाने किस हाल में होगी, न जाने उसने किन किन परेशानियों का सामना किया होगा। आज उसको अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बहुत सुकून मिल गया था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो वहां से भागने लगी थी। मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। पीयूष मुझे आवाज देता रह गया था, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। सुप्रिया भागते भागते एक कमरे में जाकर बंद हो गई थी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। मैंने कहा, सुप्रिया दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें काफी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही सुप्रिया ने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने कहा कि सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुप्रिया ने मुझे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और वो मुझे कमरे के अंदर लेकर आ गई थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे यहाँ माफी मांगने के लिए आए हो। मुझे लगा कि बाकी लोगों की तरह आप भी मुझे यहाँ जलील करने के लिए आए हो। मैं इस पूरे शहर में बदनाम होकर रह गई हूँ। जब से मेरे फोटो वायरल हुए हैं तब से लोग मुझे गलत समझते हैं, मगर मेरी कोई गलती नहीं थी जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जलील करने नहीं आया हूँ। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारे साथ ये सब कुछ आरुष और सोनिया ने किया था। सोनिया ने आरुष को पैसे देकर ये सब कुछ करवाया था, लेकिन मेरी गलती इतनी है कि मैंने तुम्हारी बात सुने बिना ही उनकी बातों पर यकीन कर लिया। प्लीज सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता, जब से मुझे सच्चाई पता चली है मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारे भैया भी तुम्हें तलाश करने में मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्चाई उन्हें भी बता दी। और तुम यहाँ इस अस्पताल में क्या कर रही हो और तुम कैसे आई यहाँ पर? वो रोते हुए कहने लगी कि मैं भले ही अपने भैया भाभी के साथ उस घर में रहती थी, मगर मेरी उस घर में कोई अहमियत नहीं थी। भैया मुझसे प्यार करते थे, लेकिन भाभी मुझे उस घर से निकालना चाहती थी, इसलिए मेरी पढ़ाई पूरी हुए बिना ही भाभी ने भैया के दिमाग में डाल दिया था कि वो मेरी जल्द से जल्द शादी करवा दे। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो गया। आरुष मुझसे बात करने की कोशिश करता था। आरुष मुझसे ऐसे मदद मांगता था जैसे उसे मेरी मदद की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ उसकी क्लासमेट होने के नाते उसकी पढ़ाई में मदद कर दिया करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सोनिया और आरुष मिलकर मुझे इस प्लान में फंसा रहे हैं। एक दिन मेरे बैग से मेरा मोबाइल गायब हो गया। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने भाभी का फोन उठाया तो भाभी ने अपना मोबाइल छीन लिया और मुझसे मेरे मोबाइल के बारे में पूछने लगी। वो मोबाइल बहुत महंगा था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा मोबाइल गायब हो गया। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, अपने मोबाइल के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अगले ही दिन पोस्टर वाली हरकत हो गई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी और तुमने मेरी एक न सुनी। जब मैं घर आई तो भैया भाभी ने भी मुझे बहुत गलत सुनाया था। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। हम तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अब अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने वहाँ भी अपनी बेगुनाही के बहुत सबूत दिए, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं उस दिन रोती हुई घर से निकल आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं सड़क पर चल रही हूँ तो कहाँ जा रही हूँ। अचानक मेरी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और फिर मैं बेहोश हो गई। गाड़ी की मालकिन एक औरत थी। वो औरत मुझे अस्पताल में एडमिट करवाकर वहाँ से चली गई। जब मुझे होश आया तो अस्पताल वालों ने मुझसे मेरी पहचान पूछी। उन्होंने कहा कि जो औरत तुम्हें यहाँ छोड़ कर गई थी वो तुम्हारे अस्पताल के सारे बिल पे कर गई है। तुम यहाँ से जा सकती हो। अस्पताल से तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं वापस कहाँ जाऊँ। तुम्हारे पास आती तो तुम मुझे कभी एक्सेप्ट न करते, क्योंकि तुम बहुत गुस्से में थे, और भैया भाभी के पास जाती तो पहले ही वो लोग मुझे काफी जलील कर चुके थे। वो मुझे और ज्यादा जलील करते। मैं पूरे शहर में इतनी बदनाम हो चुकी थी कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने इस अस्पताल में ही नर्स की नौकरी करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा
कि मैं यहीं पर नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी कर लिया करूँगी। इस तरह यहाँ मुझे रहने की जगह भी मिल जाएगी, मैं महफूज भी रहूँगी और यहाँ नौकरी भी करती रहूँगी। अस्पताल वालों ने मुझे नर्स की नौकरी दे दी और इस तरह मैं यहाँ पर रहती रही। आज जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा तो मेरे सामने 3 महीने पहले वाला वही नज़ारा घूमने लगा। मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लगा तुम आज फिर से मुझे बातें सुनाओगे, इसलिए मैं भाग आई थी, मगर मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी भाभी की गुलामी करके गुजारी है, उनकी कड़वी कड़वी बातें सुनकर गुजारी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बात अगर मेरे कैरेक्टर पर आएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो फोटो मेरे नहीं थे, बल्कि मेरे मोबाइल से मेरे फोटो चोरी किए गए थे। मैंने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि तुम सच कह रही हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। सुप्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुई हो, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई कुछ कह सके। सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सब्र वाली, बहुत हिम्मत वाली। सुप्रिया ने तो मुझे माफ कर दिया था, उस बेचारी ने बहुत कुछ सहा था। मैं उसे अस्पताल से अपने घर लेकर चला गया था। पीयूष का ट्रीटमेंट भी हो गया था और मैंने उसे उसके घर भेज दिया था। पीयूष खुश हुआ था कि जिस लड़की को हम 1 हफ्ते से ढूंढ रहे थे वो हमें इस तरह अस्पताल में मिल गई। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैं जब सुप्रिया को अपने घर लेकर आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे और उन्होंने खुशी खुशी सुप्रिया को एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने सुप्रिया के साथ शादी कर ली और हम दोनों अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो जरूरी है कि मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफा मोहब्बत हमेशा दिलों में आग लगा देती है। सोनिया मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करती थी कि मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का सबसे चार्मिंग लड़का था। वो ये बात नहीं जानती थी कि उसे मुझसे वो मोहब्बत नहीं मिल सकती जो मैं सुप्रिया से करता था। उसने मुझे सुप्रिया से अलग करने के लिए सुप्रिया की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी। उसे भी जीते जी उसकी गलतियों का नतीजा जरूर मिलेगा, मगर मुझे तो मेरी मोहब्बत मिल गई। मैं सुप्रिया का बहुत ख्याल रखता हूँ और उसको हमेशा इज्जत देता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।